आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। लाख टके की बात में अब बात करने जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से निपटना राज्यों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। केंद्र से मिले दिशा निर्देश के मुताबिक हर राज्य अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका सेना नायक वाली है। अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन, दवाइयों के इंतजाम का जिक्र करें तो इसे लेकर वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाना भी इन सभी का दारोमदार जो है वो स्वास्थ्य मंत्रियों पर ही टिका हुआ है। आज हम सीधे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे उनके राज्यों में कोरोना से निपटने का आखिर ये पूरा प्लान क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। दुनिया में कई जगह कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में आखिर क्यों नहीं कम हो पा रहा। और खासकर बिहार का जिक्र करें तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पहली लहर को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया था, लेकिन दूसरी लहर में हालात आखिर क्यों बिहार में बेकाबू हो गए। आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया के जिन देशों में कोरोना का संक्रमण हुआ, शायद ही कोई देश बचा, पूरी दुनिया को हुआ, तो हर जगह लगभग जितने बड़े देश हैं उसकी जानकारी तो मुझे है कि कोरोना का पहला दौर आया और फिर दूसरा दौर भी आया और दूसरे दौर के बाद जाके स्थितियां संभली हैं कई देशों में। हम लोगों के देश के अंदर भी जब पहला दौर आया उसके बाद स्थिति एक बार सामान्य की तरफ हम लोग बढ़े, फिर अचानक बहुत तेजी के साथ दूसरे दौर में संक्रमण आया और हम लोग इस बीच में लोगों के इलाज और स्वास्थ्य सुविधा को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा रहे हैं। टीकाकरण के काम को भी हम लोगों ने बहुत तेज किया। आज पूरे देश को देखिएगा तो 30 लाख के आसपास प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा है। 14 करोड़ के आसपास टीकाकरण का काम हो चुका है जी। तो एक तरफ टीकाकरण, दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवा देके जो मरीज हो जा रहे हैं, एक्टिव केसेस हो रहे हैं, उनको इलाज कराना, ये दोनों काम पैरेलली हम लोग कर रहे हैं जी। लेकिन मंगल पांडे जी, क्या आपको ये लगता है कि बिहार में दूसरी लहर का पीक आ चुका है, हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं? इसे लेकर क्या कुछ आपका कहना है? नहीं, देखिए, ये तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है या ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके कोई विशेषज्ञ इस पर स्पष्ट टिप्पणी कर सकते हैं। हम तो स्वास्थ्य मंत्री के नाते यही देख रहे हैं कि अभी हमारे सामने चुनौती एक आई है, बड़ी चुनौती है, और जो चुनौती आई है उसकी मात्रा देखें तो वो भी बड़ा है नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से। तो इस कठिन परिस्थिति में भी पूरी ताकत और क्षमता के साथ हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी, अधिकारी, शासन के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात काम कर रहे हैं। और इस बीच मंगल पांडे जी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बिहार में वैक्सीनेशन की स्थिति इस वक्त क्या है, क्योंकि टीकाकरण की रफ्तार को तेज करना एक बड़ी चुनौती भी है और इसमें क्या कुछ परेशानी आ रही है, हम चाहेंगे आप जरूर बताएं। नहीं, देखिए, जो वैक्सीनेशन है, शुरू में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, फिर 60 प्लस वाले लोगों का या 45 प्लस जो कोमोबिलिटी वाले थे उनका शुरू हुआ, और वो सारा कुछ बहुत बेहतर तरीके से पूरे देश में चल रहा है और राज्य में भी चल रहा है। हमारे राज्य में भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन मंगल पांडे जी, इन दिनों हर राज्य यही कोशिश कर रहा है कि आगे की जो रफ्तार है उसे पकड़ लिया जाए और उसके हिसाब से तैयारी हो। तो कोरोना संक्रमण की अगर यही रफ्तार रही तो इसके लिए आपने क्या तैयारियां की है? क्या आप लोगों की ये पूरी प्लानिंग है बिहार की जनता को महफूज रखने के लिए? ये प्लान बहुत क्लियर है। इंक्रीजेज ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स, मतलब बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, वहाँ पर जो आवश्यक संसाधन चाहिए होंगे उन बेडों को बढ़ाने के बाद वो उपलब्ध कराए जाएं, मानव बल बढ़ाया जाए, और ये सब करने के लिए जो भी निर्णय करने हैं वो उच्च स्तरीय सारे निर्णय किए जा चुके हैं। कई अधिकार सिविल सर्जन के लेवल पे,
जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के हमारे सुपरिटेंडेंट हैं उनके लेवल पे, जिला अधिकारी के लेवल पे उनको अधिकार दिए गए हैं इस विपदा के समय में कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जिस भी चीज की आवश्यकता वहां महसूस की जा रही है चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, उसके लिए उनको स्वतंत्रता दी गई है खर्च करने की। मानव बल की कहीं नियुक्ति करनी है तो उसके लिए भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो 3 महीने के लिए व्यवस्था करें। ये सारे आवश्यक निर्देश और अधिकार उनको दिए गए। बिल्कुल। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमें बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार को कोरोना से महफूज रखने की अब कोशिश लगातार की जा रही है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहां कोरोना संक्रमण का ग्राफ स्थिर होकर अब नीचे आना शुरू हो गया है और अगले 2 हफ्ते में और गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। यहां की केजरीवाल सरकार ने आगे की क्या तैयारियां की है, इस पर हमने बात की दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली में संक्रमण का जो एक वो आ रही थी गिनती जो है वो कम हुई है, जो संक्रमित पेशेंट थे, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिएगा, पिछले कुछ दिनों में जो पॉजिटिविटी रेट है धीरे धीरे कम हुआ है। पहले 36% तक था, अब 20% के आसपास आ गया है। ओवरऑल नंबर भी थोड़े कम हुए हैं। कारण तो कई हैं। देखो, एक तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने किया, लॉकडाउन भी इसका रीज़न हो सकता है, तो कई सारे मिला के हैं। और दूसरा देखिए, बहुत ज़्यादा पहुंच गया था और अभी लगता है कि कुछ कम हो रहा है। राहत की बात कही जा सकती है? हाँ, आशा की किरण नज़र आती है। बिल्कुल नज़र आ रहा है कि भी थोड़ा कम होगा। और वैसे अभी भी जो आ रहे हैं, देखिए 12,000 14,000 वो भी बहुत ज़्यादा नंबर है। पिछला पीक जो था वो 8,600 का था, तो वो पीक ही बहुत ज़्यादा लग रहा था। उस पीक से भी अभी कहीं ज़्यादा है। मतलब 2 टारगेट हैं कि पॉजिटिविटी 5% से नीचे हो जाए और केसेस 2-3 हज़ार से नीचे आ जाएं। अच्छा सर, एक छोटी चीज़ और है, तीसरी वेव की बात की जा रही है, उसको लेके कितने हम तैयार हैं और वो कितनी चिंता की बात है? देखिए, अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि तीसरी वेव आ सकती है, तो बिल्कुल उसके लिए हम मुस्तैद हैं। और पहली बात तो जो हमने तैयारियां की उसको कम नहीं करने जा रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। आज भी हमने जीटीबी हॉस्पिटल में सीएम साहब गए थे, 500 बेड का आईसीयू तैयार कर दिया है। अगले 2-3 दिन में एलएनजेपी के साथ भी 500 बेड का एक नया आईसीयू तैयार हो जाएगा। तो इस बार देखने में आया था आईसीयू बेड्स की ज़्यादा दिक्कत थी, तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्केल पे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा सर, ऑक्सीजन को लेकर अगर हम बात करें, अब इस समय इस पर राजनीति भी शुरू हुई है, उस पर भी बात की जा रही है कि आप लोगों से संभला नहीं, ये इसको किस तरह से देखें? देखिएगा, मुझे राजनीति बाद में कर लेंगे। आज जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए उसको मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो जो भी बीमार है, दिल्ली के अंदर सभी लोग आते हैं इलाज कराने, और दिल्ली तो सारे देश की दिल्ली है। आप 100 लोगों से पूछिएगा, सब कहीं ना कहीं से अलग अलग हैं, तो दिल्ली सबका इलाज कर रही है, तो दिल्ली में ऑक्सीजन तो मिलनी चाहिए। अब उसका कोटा रख के कि 20 से ज़्यादा देंगे नहीं, बहुत दिक्कत थी। पिछले कुछ दिन तो ऐसे गए थे कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। अभी परिस्थिति क्या है सर ऑक्सीजन की? पहले से थोड़ा बेहतर है, परंतु ऑक्सीजन तो चाहिए। शुक्रिया सर। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन दिल्ली। और यूपी का भी जिक्र कर लेते हैं। दूसरी लहर में हालात कंट्रोल से बाहर नजर आते हैं। सरकार की आखिर क्या प्लानिंग है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या चुनौतियां हैं, तीसरी लहर से निपटने की तैयारी क्या है, इन तमाम सवालों पर हमने बात की यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से। पूरा देश महामारी से त्रस्त है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से हालात में आंशिक सुधार जरूर देखने को मिला है। जहां कुछ दिनों पहले 3,10,000 से आसपास एक्टिव केस थे, अब 2.5 लाख के आसपास हो गए हैं। प्रतिदिन आंकड़ों में भी सुधार है, 25,000 के आसपास हो गए हैं। हमारे साथ जयप्रताप जी बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं। सर, प्रयास तो किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि भारत के पास एक ही विकल्प है, वैक्सीन। आज 18 जिलों में शुरुआत हो गई। किस तरीके से वैक्सीनेशन टीकाकरण ड्राइव को देखते हैं? देखिए, अभी तक तो काफ़ी संख्या में वैक्सीनेट हो चुके हैं। अगर आप उस बड़े तादाद को देखेंगे जो आपके हेल्थ वर्कर हैं, फील्ड फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उसके बाद 60 प्लस के जो कोमोडिटी के साथ वाले वो हैं, 45 प्लस के लोग जो 60 तक हैं, उनका भी बहुत बड़े तादाद हो गए। लगभग 15 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब इधर 18 प्लस का जो प्रारंभ हुआ है, और क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की है कि हमारे पास 2 कंपनी प्रमाणित हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। कोविशील्ड का आपका 6 करोड़ प्रति महीना उनका उत्पादन है।
कोवैक्सीन का उत्पादन 1 करोड़ प्रति महीना है। पूरे देश में हर राज्य में सप्लाई भी होना है और अभी तक वो सप्लाई भी कर रहे थे। इस बीच में ये लहर को देखते हुए जो तीव्रता के साथ ये लहर जो चली है और इसमें समानता एक ये भी देखने को मिला है कि कम उम्र के लोग भी इसमें घातक हो रहे हैं। इसके लिए 18+ का एक कैटेगरी और तैयार किया गया, उसको प्रारंभ किया गया। तो 1 तारीख से इसको जब हमने शुरू किया तो हमारे पास जितनी संख्या मिल पाई थी उतना हमने 7 जनपद जो हाई केस लोड वाले जनपद है उसमें हमने प्रारंभ किया। अब हमको कुछ और संख्या मिली है एक कंपनी से, तो हमने 11 जनपद और बढ़ा दिए हैं, तो 18 जनपद में अगले सप्ताह तक हम रहेंगे। इस बीच में ये भी सूचना मिला है कि दूसरी कंपनी भी हमको सप्लाई करने वाली है। तो इस तरह करके जो भी सप्लाई संभव है इन दोनों कंपनी के, क्योंकि ये और भी जगह सप्लाई कर रहे होंगे, इसलिए उन सब की सप्लाई की समस्या देखते हुए हमारा तो एडवांस उनके यहाँ पहले से ही पड़ा हुआ है और इसको देखते हुए जो भी सप्लाई करेंगे हम अपना बढ़ाते रहेंगे। सर, अगर सप्लाई चेन के लिहाज से देखें तो कितनी वैक्सीन उपलब्ध हैं, कितने की डिमांड लेटर भेजा जा चुका है, सेल लेटर भेजा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है जनसंख्या के लिहाज से और यहाँ पर अगर कोरोना कंट्रोल में आएगा तो उसका असर पूरे देश में पड़ेगा। नहीं, हमारा तो कम से कम 5 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर पेंडिंग है, उसका पैसा भी हमने जमा कर दिया है। हमने ग्लोबल टेंडर भी कर दिया है। ग्लोबल टेंडर हमारा 21 तारीख को खुलेगा। उसमें भी अगर कोई विदेश से कोई कंपनी अगर भारत में सप्लाई करने की हैसियत रखता है तो वो अपना प्राइस और उसका डिलीवरी शेड्यूल वो देगा। तो अगर वो हमारे उस हिसाब से आता है, हमारे निवाली में आता है, तो हम उसको भी लेंगे। तो हमारा प्रयास है कि चाहे विदेश से हो चाहे हमारा देश के अंदर के वैक्सीन हो, जैसे तैसे भी हम उसको सप्लाई हमने अपना डिलीवरी करवाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वैक्सीनेट करें। तो अब इसी पर हम निर्भर हैं अभी। मंत्री जी, आपने कहा कि 21 तारीख को ग्लोबल टेंडर खुलेगा, उसके बाद लगता है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगेगी। जैसी घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं देश के अलग अलग राज्यों से आती है कि वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन कम पड़ जाती है, लोगों की लंबी कतारें होती है, उसमें स्थिति में कुछ सुधार आएगा? क्योंकि तीसरी वेव का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। हाँ, नहीं, उस स्थिति में तो सुधार आएगा। ये सुनने भी आया कि ये दोनों कंपनियों में अपना प्रोडक्शन का वो इजाफा भी करने जा रहे हैं। ट्रीटमेंट का एक हिस्सा दवाइयाँ भी है, जो DRDO की लेबॉर्ट्री ने दवाई बनाई है, पाउडर बनाया है, जो कैंसर में उपयोग किया जाता था। क्या उसका ट्रायल अब किया जाएगा, इमरजेंसी यूज़ किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर? एंटीबॉडी कॉकटेल के लिए भी इजाज़त मिल गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिससे फ़ायदा हुआ था। तो ऐसी दवाइयों का जो प्रायोगिक उपयोग है वो कब से और कहाँ पर शुरू होगा? देखिए, हम लोग हमेशा रुकते हैं जब तक ICMR से इसका वो नहीं मिलता है, इनका परमिशन नहीं मिलता है। तो उन्होंने जब ये दवाइयों के लिए कर दिया है और पेपर में भी हमने पढ़ा था कि अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कोविड के उपचार के लिए, तो उसको हम करना शुरू कर देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपने ICMR की बात की। ICMR में सैंपल भेजे गए हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। AMU में तकरीबन 17 प्रोफेसर और बाकी स्टाफ हताहत हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि कोई अलग किस्म का स्ट्रेन है, अलग तरह की चीज़ें हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से राज्य सरकार विचार कर रही है? अब देखिए, हमारे लिए तो कोविड है तो कोविड है, उसका अभी तक चाहे जितने भी स्ट्रेन निकले, अब जैसे आपने पिछले बार देखा था और इस बार आप देख रहे हैं, इस बार आपका ज़्यादा करके लोग जो सीरियस हो रहे हैं उनके फेफड़े में संक्रमण हो रहा है। पिछली बार ये नहीं था, पिछले बार सामान्य तरह से बुखार, सर्दी, जुकाम ये सब होता था, इस बार पूरा बदल चुका है। अब तीसरा कुछ और आने लगेगा तो उसको भी देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो जो दवाई हम देते हैं मेडिकल किट के रूप में वो हम देते हैं। पेशेंट को जब सांस लेने में दिक्कत आती है तो उनको L2 की व्यवस्था में ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं, उसके साथ हम ट्रीटमेंट देते हैं, रेमडेसिविर देते हैं या और भी जो इंजेक्शन जो जिसको आजकल डॉक्टर्स जो अपना प्रस्ताव करते हैं तो उसको हम लोग देते हैं। और L3 में वेंटिलेटर पर जाता है तो सीरियस होता है तो उसका भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसी तरह का है। सर, आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ रिसोर्स जुटाने की कोशिश है, जैसे DRDO में ने दिल्ली में, एक हिमाचल में, कर्नाटक में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं। इस तरह की कुछ सुविधा उत्तर प्रदेश के लिए हो, पैरामिलिट्री, मिलिट्री या जो इंटरनेशनल एड आ रही है, ग्लोबल एड आ रही है, उसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए? नहीं, DRDO तो हमारे रक्षा मंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि हमारे लखनऊ के ही वो सांसद भी हैं, तो उनके कृपा से और उनके माध्यम से DRDO ने एक लखनऊ में और एक BHU के कैंपस में वहाँ वाराणसी में बनाया है। दोनों मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन करके उसको प्रारंभ किया है। दोनों अच्छे चल रहे हैं, सेना के डॉक्टर्स, सेना के पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से वो ठीक चल रहा है। स्पेसिफिक सवाल था वो ये था कि क्या ये माना जाए कि केस घटने लगे हैं तो यूपी का सेकेंड वेव का पीक आ चुका है, और दूसरा ये कि कितना लंबा चलेगा लॉकडाउन, क्योंकि जो गरीब तबका है वो बहुत हद तक परेशान होता है।
लंबा नहीं चलेगा। देखिए ये तो हम लोग इसको ट्रायल एंड एरर भी कह सकते हैं कि हमने इसको अभी 2-4 दिन बढ़ाते बढ़ाते इतना दिन हमने कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि बराबर यही चलेगा, क्योंकि बाकी गतिविधियाँ तो हमारे चल ही रहे हैं। मगर जहाँ तक इसका यूपी का देखा जाए तो यूपी में पिछले 1 हफ्ते के अंदर संख्या हमारी घटी है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितना संभव हो कर्व फ्लैटन किया जाए, जितना संभव हो उतना ही लॉकडाउन लगाया जाए और रियायतें दी जाए। लेकिन जिस तरीके से दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में मानना चाहिए कि भले ही दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में केस कम होते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन ये फौरी राहत है। जंग कोरोना के खिलाफ अभी जारी है। जर्नलिस्ट जगदीश के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की आखिर क्या कुछ प्लानिंग है। इस पर हमने खास बातचीत की मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से। मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सरकार जनता से वैक्सीनेशन को लेकर अपील कर रही है। क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। सर, हम देख रहे हैं आप लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाएं लगातार देख रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवाई है और 18+ को लेकर? देखिए, हमारा जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी सुचारू चल रहा है। जो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जोड़ना है वो भी हमारा सुचारू चल रहा है। हमने हेल्थ वर्कर का दूसरा डोज शुरू कर दिया है, फ्रंटलाइन वॉरियर का भी दूसरा दौर शुरू हो गया। 45 वर्ष की आयु का भी दूसरा दौर और पहला डोज दोनों ही सुचारू चल रहे हैं, उसमें हमें कहीं भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उसके साथ ही 18 साल से ज़्यादा वालों का भी हमने 45 लाख डोज का जो ऑर्डर दिया था उसमें से 15 मई तक हमें लगभग 12-13 लाख डोज मिल जाएंगे और उतने ही हमें लगाने हैं। 15 मई के बाद फिर हमें कंसाइनमेंट मिलेगा, ये लगातार चलेगा। हम लगभग 1400 सेंटर 15 मई तक कर देंगे जहाँ पर वैक्सीन लगेगी। अभी अगर हम देखें तो 100 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लग रही है, क्या ये सेंटर्स और बढ़ाए जाएंगे? सेंटर बढ़ा रहे हैं लगातार, पहले 100 थे, फिर 400 किए, 900, 1400 तक कर देंगे और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। 45 से अधिक उम्र वालों की बात की जाए तो 62 लाख लोगों को पहला डोज लगा है, दूसरा डोज जो है 54 लाख लोगों को नहीं लगा है। ये इसके पीछे क्या कुछ कारण? कोई कारण नहीं, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं लग रहे हैं, उसमें ना वैक्सीन की कमी है, ना स्थलों की कमी है, ना मैन पावर की कमी है। क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि विपक्ष को अधिकार ही नहीं है। विपक्ष तो लोगों को केवल भ्रम में डालने का काम कर रहा है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है। महामारी में जो अवसर ढूंढता है उसको ना भगवान माफ़ करता है ना जनता माफ़ करती है। तो मध्य प्रदेश में वैक्सीन की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। 15 मई तक बात की जाए तो पहला ऑर्डर जो मध्य प्रदेश सरकार ने दिया तकरीबन 45 लाख डोसेस का, उसमें से 12-13 मई तक की अगर बात करें तो 12 लाख से ज़्यादा डोज 18 से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शिवम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल। तो लाख टके की बात में हमारे संवाददाता और हम लगातार बात कर रहे हैं राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से, राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों से कि आखिर कर्नाटक में किस तरह की ये लहर है। अब उस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना का कहर दरअसल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज यहां करीब 48,000 नए केस आए, जबकि 500 के करीब मरीजों की मौत हुई। ऐसे में सरकार का फोकस है ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह वैक्सीन के जरिए सुरक्षित किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण है। सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, सवाल पहला यही है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में तो शुरू हो गया, लेकिन लोग जब वैक्सीन के लिए पहुंचते हैं तो सेंटर से खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ता है। Yeah, there's been a lot of demand, but we have scheduled everything in a very systematic manner based on the availability of the vaccine doses. So based on this, each day at present we are providing 30,000 doses across the state of Karnataka. इस बीच आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि अब तक कर्नाटक सरकार ने कितने वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है और आपको क्या कुछ उम्मीद है कि आखिर ये वैक्सीन कब तक मिल जाएगी और इसका प्रोसेस सही तरीके से तेज रफ्तार से शुरू हो जाएगा? We have placed order for 3 crore doses of vaccine for the age between 18 to 44, and as and when we get supply, based on that we'll do the scheduling of the vaccination. So today what is our plan is each day we are planning to give 30,000 doses of vaccine across the state through various government facilities.
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। यहाँ पर तो लाख टके की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम राज्यों के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों के जरिए हमने यहाँ पर कोरोना से जुड़े हालात को आपके सामने रखा। और अब बात करते हैं हमारे खास शो देश की बहस का, जिसका एजेंडा आप तय करते हैं। और देश की बहस के लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना वो मुद्दा है किसानों का साथ देने आई बेटी के आखिर गुनहगार कौन है। इसे 85% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। तो आज रात 8:28 पर जरूर देखिए आपकी पसंद की बहस, आपके चुने हुए मुद्दे पर बहस, देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।